Hello, good afternoon, SYBSC student. Good afternoon, ma'am. Shall we start? Shall we start? Yes, ma'am. Okay. Yes. So, in the last week, we were discussing about the consumer's responsibility, and I think the Consumer Protection Act 1986 ये मैंने डिस्कस किया था. ये देखिए, ये मैंने डिस्कस किया था. The definition of consumer right recognized. Am I right, ना? Am I right, ना? Do you remember? Do you remember? हाँ या ना? ओके, आगे चलते हैं. आर यू लिसनिंग ना? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बात करते हैं. रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर. फॉलोइंग रिलीफ आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर अंडर द एक्ट. कि जैसे हमने पिछली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात किया था 1986 का, उसके रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट दिए गए. कौन सा रिलीफ दिया जाता है कंज्यूमर एक्ट के अंडर? द रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट्स फ्रॉम द गुड्स. That second point is replacement of the goods. Then next point is refund of the price paid. Then next point is award of the compensation for the loss or the injury suffered. Then discontinue and not to repeat unfair trade practices or the restrictive trade practices. तो जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कोई भी चीज़ खरीदी करते हैं तो ये सबके साथ होता है, सबके साथ ही होता है. पर कभी कभी डिफेक्टिव गुड्स हमारे पास आ जाते हैं, डिफेक्टिव माल आ जाता है. यस और नो? डिफेक्टिव चीज़ें आ जाती हैं, हाँ या ना? आती है. Yes, ma'am. हाँ, हम जानबूझ के तो नहीं लेते, लेकिन जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो वो कभी कभी हमारे पास आ जाता है. कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कैसा, कि फॉर एग्जांपल आप कुछ चावल चावल खरीदने गए मार्केट में, और मार्केट में आपने चावल खरीदे, ऊपर से वो दिख रहे हैं अच्छे, लेकिन जब हम घर पे आते हैं तो तभी हमको पता चलता है कि ये जो दाना है चावल का वो ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था. सो कभी कभी ऐसा हो जाता है, डिफेक्ट वाला गुड्स हमारे घर में आ जाता है. तो ये जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो वो क्या बता रहे हैं कि जो गुड्स है ना, डिफेक्टिव गुड्स है, उसको ही हटा देना चाहिए. कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा गुड्स लिया जाता है, ऐसा माल खरीदते हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए वापस करके. तो अगर उनका आप चीज़ इस्तेमाल करें, उसका आपका नुकसान भी हो रहा है एज अ कंज्यूमर, तो उसका पेमेंट होना चाहिए, उसका पेड होना चाहिए. देन अवार्ड ऑफ द कंपेंसेशन फॉर द लॉस और इंजरी सफर. कि उसकी वजह से जो कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसका हम बोलते हैं कि कंपेंसेशन मीन्स उसका रिटर्न होना चाहिए. फिर ऐसी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको ज़्यादा मार्केट में नहीं चलानी चाहिए, बैन होनी चाहिए. नॉट टू ऑफर द हैजार्डस गुड्स फॉर सेल. तो मार्केट में हैजार्डस गुड नहीं बेचना चाहिए. लेकिन आजकल हम मार्केट में क्या देख रहे हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है. ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है. यस और नो? ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, हाँ या ना? शायद नहीं. शायद नहीं. कि फॉर एग्जांपल कोई भी हम फॉर एग्जांपल ड्रग्स मीन्स मेडिसिन खरीदते हैं तो सही में कभी कभी ऐसा होता है कि डुप्लीकेट भी होता है. तो सही में उसकी इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे हो रही है या नहीं हो रही है, उसका हमें पता कैसे चलेगा? वो दवाई लेने के बाद. ओके. या फॉर एग्जांपल मार्केट में ही वैसा आ रहा है तो हम भी क्या कर सकते हैं, पर लेने के अलावा एज अ कंज्यूमर ऐसा सोचेंगे कि लेने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन लेने के बाद उसका नुकसान हो रहा है तो हमें कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए. समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? Yes. Next point is to seize the manufacture of the hazardous goods and desist from the offices and the services which are hazardous in the nature. जैसे फॉर एग्जांपल पटाखे, और हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, फिर भी पटाखे पटाखे बनाए जाए, उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और बेचे भी जाते हैं दिवाली के टाइम. एम आई राइट? दिवाली के टाइम बेचे भी जाते हैं, हाँ या ना? ज़्यादातर हमें दिवाली के टाइम या शादियों के टाइम हमें पटाखे जलाते हुए दिखाए जाते हैं. सो
ये ऐसा जो नुकसान कारक है, जो हमारे हेल्थ के साथ है, प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा कोर्स नहीं बनाना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज देखिए, एडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में उसके एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहले पॉइंट है फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो उसमें फॉर एग्जांपल व्हेन कंपेयर टू द ऑर्डिनरी सिविल सूट in an action under the Consumer Protection Act, there is a very rare need to appear before the Consumer Dispute Redressal Forum. An aggrieved consumer may enforce his right with the following simple procedures. तो वहाँ पे आपको क्या बताया गया कि जैसे हम सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो हाई कोर्ट में जब आप केस दर्ज करवाते हैं, तो जब भी उसकी तारीख निकलती है तो उस तारीख पे हमको जाना जरूरी है। लेकिन हम जब कंज्यूमर कोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे जाना जरूरी नहीं है, कि आपको बहुत ही कम वहाँ पे आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है। फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पे देखिए आगे क्या बताया गया है कि कंप्लेन कैन बी सेंड थ्रू रजिस्टर पोस्ट। आप कंप्लेन किससे? रजिस्टर पोर्ट से भी भेज सकते हैं। इंस्टेड ऑफ अपेयरिंग हिमसेल्फ द कंप्लेंट ऑथोराइजेज सम पर्सन टू अपीयर ऑन हिज बिहाफ। कि अगर जिस व्यक्ति ने जो कंप्लेंट दर्ज करवाई, अगर वो नहीं जा सकता किस वजह से, तो उसके जो हम बोलते हैं कि डियर वंस और नियर वंस हैं, या उसके जो रिश्तेदार हैं, वो भी वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन वो ऑथोराइज होना चाहिए। कंप्लेंट कैसा होना चाहिए? ऑथोराइज होना चाहिए। The witness can give his evidence through affidavit without appearing in the court. तो जैसे भी आप प्रूफ देते हैं, तो वो प्रूफ कैसे होने चाहिए? एफिडेविट वाले होने चाहिए। मीन्स उसका पूरा का पूरा डाटा उसके साथ होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल जब आपने 10th और 12th पास किया, एम आई राइट? 10th और 12th पास करने के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आपको क्या कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको पूछा जाता है? कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वहाँ पे? कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? हेलो, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वहाँ पे? हम्म, सुन रहे हैं? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि जब कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एफिडेविट के साथ? एफिडेविट करवाने को बोलते हैं ना, कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका लिविंग सर्टिफिकेट, फिर फॉर एग्जांपल आप फेल हुए तो उसकी मार्कशीट, तो पूरा का पूरा बंच आपके पास होना चाहिए। और उसका एफिडेविट में हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, तो उसके जो साइन वगैरह रहते हैं, उसका जो सिक्के वगैरह रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज साइन। कि जहाँ पे किया जाता है ये काम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफिडेविट। उस एफिडेविट के साथ हम बोलते हैं कि एविडेंसेस होते हैं, उसको साबित करने होते हैं। इवन द पर्सन अगेंस्ट कंप्लेंट, हाँ, इवन द पर्सन अगेंस्ट whom complaint is made can authorize someone can authorize someone to appear on his behalf in the court instead of appearing himself। वही बात यहाँ पे रिपीट होती है कि अगर वो इंसान नहीं जा सकता, तो कोई दूसरा इंसान उसके पास जा सकता है, वो प्रॉपर एविडेंस के साथ। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल प्रोसीजर। कि उसके जो प्रोसीजर हैं कोर्ट में, हम बोलते हैं कि केस दर्ज करवाने की, तो वो कैसे हैं? सिंपल है। तो प्रोसीजर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस एंड आर इजीली अंडरस्टेबल इवन बाय द लेमैन। लेमैन मीन्स ऑर्डिनरी पर्सन। कि हमारे जैसे सामान्य इंसान को या सामान्य आम आदमी को समझ में वैसे उसके प्रोसीजर होते हैं। लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होते। जैसे सिविल कोर्ट में होते हैं, वैसे लेंदी प्रोसीजर नहीं होती है। नो नीड ऑफ एडवोकेट, देयर इज नो नीड ऑफ एंगेज एन एडवोकेट फॉर प्रोसीडिंग बिफोर कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज करवाने के लिए कोई वकील की जरूरत नहीं होती है। वन कैन अपियर हिमसेल्फ और ऑथोराइज समवन टू अपियर इन द कंज्यूमर कोर्ट ऑन हिज बिहाफ। कोई भी यहाँ पे अपियर हो सकता है। नॉमिनल फी, द फी इज वेरी लेस फॉर द मैटर बिफोर द कंज्यूमर डिस्प्यूट फोरम। एज of now is it is rupees 100 for matter involving less
then rupees 1 lakh and maximum rupees 5,000 for matter involving more than rupees 1 crore is that payable as the court fee. This fee is almost 50 times lower in comparison with the civil court. कि जब हम कोर्ट में सिविल कोर्ट में हम केस दर्ज कराते हैं तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं कि उसकी फीस होती है 1 लाख और जब केस लड़ा जाता है या जब जब तक न्याय नहीं मिलता उसके होते हैं कि फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज़ भरते रहो ऐसा होता है 1 करोड़ या ज़्यादा से ज़्यादा उसका पैसा लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम कंज्यूमर कोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल फीस है कि अगर आपने केस दर्ज करवाया है तो उसके 100 रुपीज़ है और आपका केस चल रहा है तो आपको सिर्फ 5,000 भरना है, उससे ज़्यादा नहीं भरना है। समझ में आया? समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, जितने भी बच्चे अभी 24 बच्चे हैं वो अपना नाम और रोल नंबर चैट बॉक्स में लिखेंगे। नाम और रोल नंबर चैट बॉक्स में लिखेंगे। The next point is cause to complaint. The consumer court as a routine allows the cause to complaint for expenses incurred by him for filing complaint and the court proceeding etc. While in the other courts that is done by very few cases. कि कंज्यूमर कोर्ट क्या करता है कि कंज्यूमर कोर्ट फॉर एग्जांपल जिस व्यक्ति ने या जिस इंसान ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है तो कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए वो क्या करता है कि उसको जितना भी हम बोलते हैं कि एक्सपेंसेस होता है वो एक्सपेंसेस देता है। लेकिन रेयर केसेस में जैसे सिविल कोर्ट में उसको एक्सपेंसेस दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल उसका हम बोलते हैं कि आने जाने का जो हम बोलते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है वो शायद कभी किसी केस में रेयर केस में उसको दिया जाता है, ज़्यादातर नहीं दिया जाता। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे हम देख सकते हैं। Then next point is cause to complaint. Next point is time bound proceeding. The CPA provides time-bound proceedings for the disposal of the cases. Though often it is not possible to dispose the case in the fixed time period, the consumer court are empowered to extend such period. तो जब हम सिविल कोर्ट की बात करते हैं या हाई कोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग कैसा होता है, ज़्यादा होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई केस दर्ज करवाया है तो उसका 6 महीना भी लग जाते हैं, 1.5 साल भी या 3-4 साल या 5 साल भी केस चलता रहता है, ऐसा होता है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट का कैसा होता है कि वहाँ जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा और वो भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेगा, ऐसा काम किया जाता है। अगर अगर उस टाइम में काम नहीं हो रहा है या फॉर एग्जांपल जो पीरियड दिया गया उसका पीरियड में काम नहीं हो रहा है तो उसका थोड़ा सा पीरियड बढ़ा दिया जाता है। उससे ज़्यादा मीन्स ज़्यादा होता है उसका मतलब होता है कि हाँ जितना आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम में आपका केस सॉल्व हो जाता है। समझे? पॉइंट समझे? यस और नो? समझा या नहीं? यस मैम। जब मैं आपको चैट में डालने को बोलती हूँ तो आप जल्दी जल्दी अपनी प्रेजेंट ही लगा देते हैं, लेकिन मैं जब आपको उत्तर पूछती हूँ तो आप उत्तर ही नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? Next point is court atmosphere. Finally, the consumer court have a different atmosphere when compared to the ordinary courts. It's the presiding officer are not required to wear uniforms like the counterparts in the other courts. This is to create an atmosphere of the openness so that the common man is not discouraged from the complaining before these forums. तो जब हम सिविल कोर्ट या हम बोलते कि सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट की बात करते हैं तो पर्टिकुलर वहाँ पे ड्रेस कोड होता है। जैसे कंज्यूमर कोर्ट में वहाँ पे पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल जज का हम बोलते हैं कि ड्रेस कोड अलग रहता है, लॉयर का अलग रहता है, वहाँ पे ड्रेस कोड होता है पर कंज्यूमर कोर्ट में इतना ड्रेस कोड नहीं होता है।
यहाँ पे देखिए, in India, 24th December is observed as the National Consumer Day. It aims at celebrating solidarity with the national consumer movement and providing the better protection of consumer interests. Every individual is a consumer, regardless of the occupation, age, gender, community, or religious association. The consumer rights are now integral part of the life and individual. We all have made us of them or at the some or another point in our daily routine. The National Consumer Rights Day is observed since the Consumer Protection Act 1986 was enacted on this day. तो इंडिया में हमारे 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि हर एक जो इंडिविजुअल है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर है। उसके एज को लेके, ऑक्यूपेशन को लेके, जेंडर को लेके, कम्युनिटी को लेके, रिलीजियस एसोसिएशन के लेके उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए, ये उसका एम है। द कंज्यूमर राइट्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, कि उसको ग्राहक है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। इसके हिसाब से नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर हमारे इंडिया में मनाया जाता है। समझा? समझा? यस और नो? Yes. Yes, ma'am. The next point is consumer organization and movements. So since independence, India has been struggling to develop and strengthen its industrial base. However, during this period, the Indian consumer has borne incredible hardship and has been subjected to the exploitation of every kind due to unscrupulous elements, weak implementation of the laws, passive by the nature. Most Indian consumers have had to put up with the adulterated food, faulty waste, under measure, spurious and hazardous drugs, exorbitant prices, endemic shortage leading to the black marketing, profiting, substandard products and useless guarantees, and callous and indifferent services from the public utilities and host of the other ills. तो जब हम आज़ादी की बात करें या हाँ, आज़ादी की बात करें, तो जैसे हम चैप्टर की शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि उस टाइम मार्केट कैसा था, स्मॉल था। तो सबके लिए मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कम था, कंज्यूमर कम थे, मैन्युफैक्चरिंग कम होता था, मार्केट स्मॉल था। तो उस टाइम कंज्यूमर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कि फॉर एग्जांपल उस टाइम जो किसका ऑडियो चालू है? ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज। उस टाइम कंज्यूमर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कि जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल एडल्टरेटेड फूड, फॉल्टी वेस्ट की पैसे देने के बावजूद भी उनको। यस ओवेस, कुछ पूछना चाहते हैं? ओवेस? नहीं मैडम, गलती से हो। ओके। तो उस टाइम पैसे देने के बावजूद भी लोगों को इतना माल या इतना मीन्स हम बोलते हैं कि जो गुड्स था, जो सर्विसेज थी, वो इतना अच्छा नहीं मिलता था। कि फॉर एग्जांपल खाने पीने की चीज़ें से लेके, या हम बोलते हैं कि घर की जो हम डेली लाइफ में जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब कुछ वैसे भी उनको उस प्रॉपर वे में नहीं मिलता था। कि फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस, फॉर एग्जांपल उस टाइम माल शॉर्टेज था, या हम बोलते कि माल कम था, मैन्युफैक्चरिंग कम था, तो जो चीज़ें थी तो वो ब्लैक मार्केटिंग में बेची जाती थी। कि फॉर एग्जांपल 40 का चीज़ है तो 140 या 150 या 200-250 में बेचा जाता है। तो ये एक्सपीरियंस हम सब ने किया। कब किया? कि मार्च अप्रैल से लेके मई तक हमने 2, ढाई, 3 महीने तक ये एक्सपीरियंस किया कि जो बेसिक नीड्स है हमारी, वो उसका जो प्राइस, जैसे हम बोलते कि अभी नॉर्मल प्राइस है, लेकिन जब पेंडेमिक का जो पीरियड था उसमें ये हमने एक्सपीरियंस किया कि उसका प्राइस एक्सोर्बिटेंट था।
तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके रिजल्ट क्या हुए, अभी हम आगे देखते हैं। ये देखिए 1960s, in the mid 60s, however the consumer began to organize themselves. They started voicing their concern and demanding better products and services and fighting for their rights. तो कंज्यूमर ने क्या किया 1960s में कि कंज्यूमर थोड़े से अवेयर होते गए कि हमें माल अच्छा नहीं मिल रहा है या हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ें उठाई कि हमें बेटर प्रोडक्ट चाहिए, बेटर services चाहिए. The consumer movement historically began in the early part of this century with the formation of the Passenger and the Traffic Relief Association and Women Graduate Union Bombay during the 1950s. उसकी शुरुआत तो पैसेंजर एंड ट्रैफिक रिलीफ एसोसिएशन से हो गई थी और वुमेन ग्रेजुएट यूनियन की जो 1950 के दौरान शुरू हो गया था. तो फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हमारे में हम में अवेयरनेस कब आती है कि जैसे हम पढ़ते हैं या कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तभी हमको वो अवेयरनेस आती है. जैसे आपको पता होगा उस टाइम का जो पीरियड था, उस टाइम ऐसा वक्त था कि लड़कियों को ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता था और जो लड़कियां पढ़ती थी तो फॉर एग्जांपल लोगों की मेंटालिटी क्या थी कि लड़कियों को सिर्फ क्या करना है, लड़कियों को सिर्फ चूल्हा फूकना है और बच्चे पैदा करना है सो और घर संभालना है, उसके अलावा उसका कोई वर्ल्ड नहीं है. लेकिन सोचिए कि अगर हमें शिक्षा नहीं मिलती या हमें एजुकेशन नहीं दिया जाता तो आज हम कहाँ पे होते हैं. कि फॉर एग्जांपल जो एजुकेशन उस टाइम दिया गया, जो लड़कियों की स्कूल ओपन हुई जिसकी वजह से ज़्यादातर अवेयरनेस, क्योंकि ज़्यादातर हमारा रिलेशन फॉर एग्जांपल घर में ज़्यादा होता है कि घर में कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, या हर चीज़ का ध्यान रखना काम ज़रूरी हमारे लिए है. मीन्स लेडीज़ ज़्यादातर घर से ज़्यादा रिलेट होती है तो उनको ये अवेयरनेस ऑलवेज होनी चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज however is real beginning in the terms of sustained and visible and continuing expansion during the 60s. कि उसके दौरान 60s के दौरान ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए. द कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडियन बैंक डिपॉजिटर एसोसिएशन, बॉम्बे सिविल ट्रस्ट बॉम्बे, सूरत कंज्यूमर एसोसिएशन सूरत, ज्योति संघ ग्राहक सुरक्षा विभाग अहमदाबाद वर ऑल सेटअप इन 1960s. तो कंज्यूमर प्रोटेक्ट के लिए या कंज्यूमर में अवेयरनेस लाने के लिए या कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए, सभी को एजुकेट करने के लिए ये जो आपको ऑर्गेनाइजेशन सब दिखा रहे हैं उस दौरान 1960 के दौरान 60 के दौरान एस्टेब्लिश किया गया था. देन द फेयर ट्रेड प्रैक्टिस एसोसिएशन सेटअप by leading Indian business houses is presently known as Council for the Business Practices, was set up in Bombay around 1965. तो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको निकालने के लिए फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एसोसिएशन सेटअप किया गया. वो किसने सेटअप वहाँ कहाँ पे सेटअप किया गया था, मुंबई में सेटअप किया गया था 1965 के दौरान, कि उसका काम सिर्फ हुआ जाए कि फॉर एग्जांपल सही में लोगों को सही चीज़ें मिल रही हैं, सही मायने में मिल रहे हैं, क्या लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं या लोगों तक ये चीज़ें पहुंचती हैं तो सही में उसका सही इस्तेमाल होता है या नहीं. ये सभी चीज़ों का ध्यान काउंसिल के दौरान रखा जाता है. काउंसिलिंग में उसको काउंट करना या उसको जांचना. समझ में आ रहा है, यस और नो? समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. Subsequently, during the each of the decades, a few more consumer groups came up in the different parts of the consumer or country, more particularly Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan and Delhi. जैसे फॉर एग्जांपल हम भी फॉर आपको एक जैसे कंज्यूमर अवेयरनेस हुई या हम बोलते हैं कि ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक ही मीन्स उस टाइम एस्टेब्लिश किया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर बढ़ते गए, कंज्यूमर कम नहीं है और अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे. ओके, फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो और आपको फ़ायदा होता है या चीज़ें अच्छी निकलती हैं तो आप अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ लिया था तो आप वहाँ भी आप अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ जाओ, ऐसा सजेशन देते हो, सजेस्ट करते हो, आप अपना सजेशन देते हो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को. यस और नो, यस और नो?
हाँ या ना? हेलो, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? Yes, ma'am. मैं आपको सवाल जब पूछती हूँ तो आपकी जुबान क्यों बंद हो जाती है? मैं आपको ये सवाल सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ कि अगर आप कोई दुकान में जा रहे हैं, आपको कुछ फायदा हो रहा है, आपको चीज़ अच्छी मिल रही है, तो आप सजेशन देते हो कि नहीं देते हो? दूसरों को सजेस्ट करते हो कि नहीं कि इस दुकान में जाओ, ये दुकान में अच्छी चीज़ें मिलते हैं। एम आई राइट? हाँ, तो इसकी वजह से Yes, क्या होता है ma'am. कि कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ता है, कंज्यूमर बढ़ते हैं। अगर फायदा होता है तो हम उसके पास जाते हैं चीज़ें लेने। तो दूसरों को भी हम अवेयर करते हैं, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती है। दैट इज द थिंग, the consumer movement at the international level. During 60s, there were two major developments in the international level. President John F. Kennedy of the US dedicated his admission to the promotion and the protection of the consumer's interest, helping the consumer realize their four fundamental rights. That is, right to the safety, information, choice and redressal. तो 60s के दौरान दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस डेवलपमेंट हुए, मेजर डेवलपमेंट हुए। तो वो सबसे पहला था कि जो जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएस के, उन्होंने क्या बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो बनाया गया है, तो कंज्यूमर को क्यों प्रोटेक्शन देना चाहिए, कि कंज्यूमर को कौन से हक देने चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने 6 हक बताए थे, उसमें सबसे पहले 4 हैं कि राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर ग्राहक है तो उसका सेफ जोन में रहना, या उसको से जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सेफ होनी चाहिए, वो एक हक दिया गया है। दूसरा है उसको इन्फॉर्मेशन, माहिती माहिती त्याला मिळाली पाहिजे। देन चॉइसेस, उसको वैरायटी ऑफ चॉइसेस उसके पास होनी चाहिए। और रिड्रेसल मीन्स कंप्लेंट, अगर उसके पास डिफॉल्टर या हम बोलते कि डेफिशिएंसी वाला गुड्स आता है तो उसको कंप्लेन करने का अधिकार है। देन ही हैज़ मेड sorry, he made up this public commitment on the 15 March 1962. They now observe as वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, कि उन्होंने ये पब्लिक कमिटमेंट दिया था। तो इसके हिसाब से कब दिया था? 15 मार्च को 1962 में दिया था। तो उसकी वजह से 15 मार्च 1962 को ये वर्ल्ड कंज्यूमर डे की तरह उसको सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। ये बात याद रखें। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर यूनियन was also set up during the 1960s. Initially, its headquarters was in Hague, Netherlands, and later it came to be known as Consumer International, and its headquarters shifted to the London. तो 1960s में क्या हुआ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर यूनियन सेटअप किया गया। उसकी पहली हेडक्वार्टर थी हेग नाम की सिटी में, जो नेदरलैंड में आई हुई है। उसके बाद उसके हेडक्वार्टर्स को लंदन में शिफ्ट किया गया। वर्ल्ड कंज्यूमर कांग्रेस मीट्स एवरी 3 years एंड द मेंबर्स शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड लर्न फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स 3 साल के बाद कंज्यूमर वर्ल्ड कंज्यूमर कांग्रेस एक साथ मिलती है और अपने जो हम बोलते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस और अपने क्या बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस, और एक दूसरे से ज़्यादा वो सीखते हैं कि आप एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, फिर हम बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, चॉइसेस बोल सकते हैं, ये सब कुछ वो वहाँ पे सीखते हैं, लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। Then 1970s or after until the mid 70s, consumer organization was largely engaged in the activities of consumer protection by writing the articles and holding exhibitions. To the marginal extent, they were also engaged in making representation to the government for charges in the policies and the law. तो 1970s की हम जब बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर में अवेयरनेस है, इसकी वजह से बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए और जिसकी वजह से लोगों में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए और उसमें ये हुआ कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, ये लॉज है, उसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, सो वी शैल स्टॉप हियर। ओके, ठीक है, वी शैल स्टॉप हियर।